सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाते जाते यू टर्न ले लिया है। 5 रोज पहले कहा था कि हुकूमत 14 अगस्त को खत्म होगी, यानी वक्त से पहले असम्बलियां तहलील नहीं की जाएंगी। कल सियालकोट में शहबाज शरीफ साहब बोले कि हुकूमत आईनी मुद्दत से पहले खत्म हो जाएगी। भाई वाह, सिर्फ 5 दिन में बयान बदल दिया। लेकिन ये माजरा है क्या और इनमें फ़र्क क्या है, मैं आपको ज़रा बताती हूँ। पिछली हुकूमत 12 अगस्त 2018 को आई थी। अगर इसी तारीख को हुकूमत जाती तो इलेक्शन 2 माह में कराने पड़ते, लेकिन वक्त से पहले हुकूमत तहलील करने से इलेक्शन कितने महीने में करवाए जाएंगे? 3 महीने में, यानी 1 महीना मजीद मिल जाएगा। पहली सूरत में जो इलेक्शंस थे वो होने थे जी 12 अक्टूबर को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन 12 नवंबर तक हो जाएंगे। लेकिन शुकूक जो शुबात हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। अच्छा, 1 महीना वैसे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर टाइम बाय करने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना, तभी तो ये कोशिशें की जा रही हैं। क्या इसमें कोई मुफाद है या बदनीयती है? ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब और केपी में भी 3 माह में इलेक्शन होना थे, जो 6 माह गुजरने पर भी नहीं हो सके हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया, तो कभी फंड्स और सिक्योरिटी ना होने का मसला आड़े हाथों आता रहा। अब इस बार एक और मसला मरदमशुमारी को लेकर पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी और MKM को 2017 में कम किए जाने पर एतराज़ हुआ था। आपको याद होगा तो वक्त से 4 साल पहले 2023 में मरदमशुमारी करवाई गई थी। अच्छा, नए शुमार के तहत जो हल्का बंदी हैं वो इतनी जल्दी तो आपको पता है मुमकिन नहीं है, और ना ही इसके लिए ज़रूरी जो आइनी तरमीम है उसके लिए अरकान की जो मतलूबा तादाद है वो मुयस्सर है। अच्छा, MKM के खालिद मकबूल सदीकी साहब भी फरमाते हैं कि इलेक्शन भले देर से हो जाएं मगर शफाफ ज़रूर हों, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। अब ऐसे में लगता यही है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ये हतमी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन आखिर होंगे कब। मेरे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली सायरा, इनका ताल्लुक GDA से। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सीनियर एनालिस्ट तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन करेंगे सरवर बारिफ साहब भी, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सायरा साहबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। असम्बली की जो तहलील है सायरा साहबा, वो वैसे तो इंतखाबात की ज़मानत नहीं है, लेकिन आपकी इतलात क्या है कि असम्बलियाँ जो हैं वो कब तक तहलील हो जाएंगी? क्या 12 नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे कि जो 1 महीने का ज़्यादा टाइम बाय किया जाएगा, इसकी क्या वजह समझ आ रही है आपको? क्या हो जाएगा 1 महीने में? अस्सलाम वालेकुम। 1 महीने का अगर आपके पास मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि वो 1 महीना अपना अवामी राब्ते के लिए 1 महीना चाहिए, तो वो 1 महीना अवामी राब्ते के लिए उनको नहीं चाहिए। वो आपस में एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन नहीं है। क्योंकि ये र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो इंटरम सेटअप आएगा, जो टेक्नोक्रेट्स का, कि जी वो बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन होगा। किसी ने तो मुझे 2 साल भी बताया था, लेकिन तभी ये जब जो इन सब की मुलाकात हुई है, ये एक चीज़ के ऊपर इन लोगों ने इत्तफाक़ राय की है कि वो भी जो भी बंदा आएगा वो सियासी बंदा आएगा। क्योंकि इनको ये डर है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट बंदा आ गया, उसका नाम कहीं और से आया, तो ये कहीं लंबा ही ना चल जाए। और आपको पता है इक़्तिदार से दूर रहना ज़्यादा देर तक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा है कि मुझे तो कह तो रहे हैं, तैयारी तो पूरी है कि वो कभी कह रहे हैं कि इस तारीख को हो जाएंगी, उस तारीख को हो जाएंगी। आपने मरदमशुमारी की बात की, भाई पुराने मरदमशुमारी पर कोई क्यों मानेगा? जो अभी ये 3 करोड़ के करीब नौजवान जो ये यूथ वोट देने के उसमें हुई है, क्या उनका वोट कास्ट नहीं होगा? और पुरानी मरदमशुमारी क्यों? क्या 1 साल इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो अब उनके वुज़रा आके बयान दे रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा? तो ये सब पता नहीं आपस में दस्तो गिरबा होंगे, क्योंकि MKM भी थोड़ा सा इधर उधर, खैर वो तो इलेक्शन से पहले होती है, वो होना शुरू हो गई है। फिर आज कसूर का पता चला कि कसूर में सैलाबी रेले से बहुत सूरत हाल बुरी है। हामिद भी साहब ने प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा उसको आफत ज़दा करार दिया जाए, और अगर इसी असना में 11 से पहले अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया और खुदा न खास्ता पहले वाली सूरत हाल हुई, तो फिर क्या होगा? तो अभी पता नहीं, मुझे तो बस ऐसे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट तक कुछ हो सकता है, कि जब तक वो कहते हैं कि जब तक वो ऐलान ना करें तब तक कुछ भी हो सकता है।
और बाकी 1 महीना ये एक दूसरे को यकीन पे आनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को सब कुछ चाहिए। इनको अपना वजीर आजम भी चाहिए, इनको अपना सदर भी चाहिए। तो जी ठीक है। लगारी साहब, आपने सायरा बानो साहिबा को भी सुना, कुछ अगर आप ऐड भी करना चाहें तो वो कह रही जी इनको तो सब कुछ चाहिए, अपना सदर भी चाहिए, वज़ीर आज़म भी चाहिए, आवाम को भी तो सियासतदानों से बहुत कुछ चाहिए। साथ ही सायरा साहबा ने, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, बड़ी इंटेलिजेंट खातून है, उन्होंने बड़े मज़ा से एक बात बड़ी अहम कर दी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से ज़्यादा देर दूर रहना सेहत के लिए नुकसानदेह है। जी लगारी साहब, आपका तज्जिया? नहीं, मेरा ख्याल है कि जवाज़ कोई नहीं होगा। एक तो ये है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। इस असम्बली को एक्सटेंशन देने का तो कोई जवाब नहीं है, और ना इसकी नीयत नज़र आ रही है हुक्मरान जमात की या हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों की ऐसी नीयत नज़र आ रही है कि ये इस असम्बली को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। अगर कि इनके सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि असम्बली को एक्सटेंशन दी जाए और उसका कोई जवाब पैदा किया जाए। जवाब ये होता है पैदा कि जनाब आपके लिए रूल करना, इक़्तिदार को चलाना, हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो गया हो, तो फिर असम्बली क्या करेगी? ऐसी सूरत हाल में असम्बली क्या करेगी? तो ऐसी सूरत हाल में एमरजेंसी आती है। तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, आपने बहरान पर काबू पा लिया है। अगर आप मानते हैं कि बहरान ऐसा संगीन हो गया है कि रूल नहीं हो सकता और असम्बली को एक्सटेंशन किया जाए, तो आप अपना फेलवर मानेंगे। आप मान लेंगे कि आप फेल हो चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं और अब आप मुल्क चलाने के अहल नहीं हैं। ये तो अपने आप को इस जो पैकेज मिला है IMF से, उसको कैश करने के लिए या उसको अपनी सियासी अमल के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। हुकूमत चाहेगी कि जनाब हमने तो मुल्क को बहरान से निकाल दिया, हमने तो मुल्क को जो है अपना डिफाल्ट से निकाल दिया है, अब हम मुल्क को एक समूथ ले जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो ये बयानिया लेकर आएंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है खुदा ना खास्ता मुल्क पर कोई जंग मुसलत हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल भी नज़र नहीं आती है, किसी भी तरफ से ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। हमारे आर्मी चीफ गए और वहाँ पर जाकर ईरान में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई उनकी, बहुत से अच्छे फैसले हुए हैं, अच्छी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। और इंडिया के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है कि खुदा न खास्ता कशीदगी हो और हम समझें कि इंडिया के साथ कोई मामला ख़राब हो रहा है, तो जंग की सूरत हाल भी नहीं है। और ये हुकूमत अपना फेलवर भी नहीं मानेगी। फेलवर मानने का मतलब होगा कि टोटल डिफॉल्ट कर जाए न सिर्फ मुल्क बल्कि हुकूमत, और अपने आप को दिवालिया साबित करे, तब ये सूरत हाल हो सकता है कि ये एमरजेंसी लगाएं। एमरजेंसी नहीं लगा सकते तो फिर क्या आइन का कौन सा रास्ता होगा जो इन्हें कहेगा कि जनाब आप अपनी मुद्दत बढ़ा लें? और जो निगरान हुकूमत है ये तो खैर नहीं बढ़ाएंगे, अपनी मुद्दत से भी पहले जाना चाहते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के पास कौन सा जवाब होगा कि वो बैठे और अपने आप को इक़्तिदार को तूल दे? क्या एक ऐसी हुकूमत जो आर्जी अरेंजमेंट होता है इलेक्शन कराने के जिसका मकसद होता है, क्या वो इलेक्शन कराने के अलावा कोई और मकसद भी लेकर आएगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मकसद लेकर हुकूमत आएगी। ठीक है जी। सायरा साहिबा, मुस्लिम लीग नून काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती, ख़ासतौर पे पंजाब को लेकर। ठीक है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक है, ये एक हकीकत है, लेकिन अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत जो तज्जियाकार हैं वो ये तज्जिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सियासी हलकों में भी ये बड़ी बातें हो रही हैं कि अभी शायद सादा अक्सरियत लेने में किसी हद तक नाकाम रह सकती है मुस्लिम लीग नून। तो आपको क्या लगता है कि वाकई पंजाब में नहीं किसी जमात से कोई ख़तरा नहीं है? फिर पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक रही पंजाब में, जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई वो भी आपको पता है, बाकी जमातें भी पंजाब में ज़ाहिर बात है अपने आपको बड़ा मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि पंजाब की सियासत का विफाक की सियासत पे बहरहाल एक इफेक्ट होता है, ये एक रियलिटी है। क्या कहेंगी? पहले तो अभी ये जो सॉरी सिर्फ 1 मिनट, लगारी साहब ने कहा कि ये जी भी IMF से कर्जे या डील मिले हैं तो वो ये सारी चीज़ें लेके आवाम के पास जाना चाहेंगी, क्रेडिट लेंगी, तो वो क्रेडिट ले नहीं सकती ना, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में वो क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया है कि हमारा जो भी IMF की जो डील है वो उनकी वजह से हुई। और हमने माजी में भी देखा है कि भले वो चाइना से कर्जा हो, दोस्त ममालिक UAE, सऊदी अरब, जिससे भी कर्जा हो, उसमें हमारे जो सिपा सलार है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मतलब हम तो इतने नाअहल हैं कि हम अपनी ज़रात भी नहीं संभाल सकते ना, उसके लिए भी हमारी अफवाज पाकिस्तान को कमर बांध कर आना पड़ा। दूसरा, नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट मेरे तो ख्याल में कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर काफ़ी काम कर रही है। अगर नून को थोड़ा बहुत सहारा है तो मेरे ख्याल में IPP का है, क्योंकि वो अभी जैसे उनके 2 SAPM
उन्होंने उनको इस्तीफ़ा देने से भी मना कर दिया, ओन चौधरी और लंगड़ियाल साहब को भी। तो समझ नहीं आ रही यानी कि वो आखिर दम तक वो उनके साथ रहेंगे और फिर उसके बाद क्या वो आके अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत यानी कि वो फुल पार के साथ आएगी, ये इन सबको पता है। तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जितनी मराद समेटी जा सके, मराद से मुराद के सदर भी अपना कर लें या सेनेट का चेयरमैन अपना हो गया या जो भी बड़े बड़े वो हैं, वो जो भी पार्टीज़ हैं वो ले लें। बाकी IPP किस पलड़े में बैठती है, तो मेरे ख्याल में उनका झुकाव नून की तरफ है। और अभी जो आज परवेज़ खटक साहब ने की है, तो वो भी इत्तलात हैं कि वो नून में ही जाना चाह रहे थे, बट फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। ज़ाहिर है फिर वोट या थोड़ी सी फेस सेविंग भी तो चाहिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। अब ये बैठ के क्या करते हैं, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद जमातें, ये जो ग्रुप हैं, जैसे बाप हो गए, MQM हो गए और सिंध से पार्टीज़ हो गई, तो वो अब देखें कि वो उस वक्त कौन किसके साथ होगा, क्योंकि दोनों ने अपना अपना वज़ीर आज़म बता दिया ना। वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं। तो ये तो अभी बहुत गेम आगे जाने वाली है। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ और अगर खटक साहब से सैलाब आ बात गया हुई तो वो थी फिर इलेक्शन कैसे होंगे, खुदा न खास्ता। जी जी ठीक है, अल्लाह खैर करे। अच्छा लगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ खटक साहब से बात हुई थी, गालिबन किसी की मुलाकात होनी थी और टीवी पर चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी मुलाकात उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये खबर मुझे टीवी से पता चली। तो मैंने फिर पूछा कि ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो मैंने फिर टीवी पे ये बात की थी कि उनके अंदाज से ये लगा कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और उनको 50 से ज़्यादा बकौल उनके इलेक्टेबल्स की हिमायत हासिल थी। फिर खैर उन्होंने ये खबर देते देते थोड़ी देर कर दी और अब जाके खबर सामने आती है कि जी हाँ वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन दरमियान में जो नून लीग में शमूलियत वाली बात थी, ये तो उन्होंने कभी की नहीं थी। वो तो पार्टी जो बना रहे थे, इलेक्टेबल्स की हिमायत का भी दावा कर रहे थे, यही बात कुछ अरसे से कर रहे थे। अगर मुझसे की और भी लोगों से की होगी और भी सहाफ़ियों से बात की होगी, तो ये जो नून में शमूलियत की एक खबर दरमियान में आई, लेकिन बहरहाल हुआ ही वही जो वो बता रहे थे, तो इसकी आपको क्या समझ आती है, क्या कहता है आपका तज्जिया? मेरे ख्याल में ये अंदाजे हैं, वो कभी भी की तरफ जाने का उनका न रवैया रहा है, न रुझान रहा है, न इंटेंशन रही है, और ना कभी उनने हमारे सामने भी कभी ऐसी बात नहीं आई है जिससे हम तासुर लें कि जनाब वो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं। और असल में तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से निकले थे, पीपल्स पार्टी से निकलकर शेरपाव साहब के साथ रहे थे, शेरपाव साहब से निकलकर PTI में गए थे, PTI से निकलने के बाद उनको उनका वो ANP में नहीं जा सकते थे, उनके पास JUI में जाने का ऑप्शन भी नहीं था, नून लीग का कभी भी उनके पास ऑप्शन नहीं था। उनके गालिबन भतीजे जो है वहाँ से इलेक्शन लड़े थे और इमरान खान को ये बताना चाहते थे कि जनाब आपके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं निभ सकता है। ये बहुत जब हुकूमत में तभी उनके साबिक वज़ीर आज़म के साथ अंदर खाने एक इख्तलाफ की सूरत हाल पैदा हो गई थी और परवेज़ खटक ने PTI के उम्मीदवार को हरवाया था और नून लीग के अपने भतीजों को नून लीग की तरफ भेजा था और ये टेस्ट कर लिया था और उनको मैसेज भी दे दिया था कि आपके साथ हमारा निभान नहीं हो सकेगा। ये बहुत पहले की बातें हैं और वो ऐसी बातें जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में भी कह चुके थे, जिस पर वो साबिक वज़ीर आज़म बहुत नाराज भी हुआ करते थे। ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने कभी भी ये इंटेंशन जाहिर की है कि वो नून लीग की तरफ जाना चाहते। हाँ, IPP के लोग जो हैं वो यकीनन कहते रहे हैं, बल्कि खुला ये कहते रहे हैं कि जनाब हम एडजस्टमेंट करेंगे PMLN के साथ। PMLN के अंदर एक बहुत बड़ी रिजनमेंट थी कि नहीं हम क्यों कर देंगे अपनी सीटें इन लोगों को। तो वो पहले जो हालिया इंतखाब हुए थे 20 सीटों पर, जिसमें नून लीग को धक उठानी पड़ी थी PTI के उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद, तो उसको ये तजर्बा हो गया कि हम अगर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं तो हमारी सीटें चली जाती हैं। खुद मुझे बहुत सी सीटों का पता है जहां नून लीग ने ही नून लीग के उम्मीदवारों को हराया जो PTI से आए थे और टिकट लेकर बैठ गए थे, उन लोगों को हराया था बाकायदा, और नून लीग के लोगों ने हराया था। तो अब नून लीग चाहती है कि अपनी सीटें खुद ही लेकर अपनी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करे, वो किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के साथ अगर करेंगी
तो बहुत कम सीटों पर करेंगे। अच्छा लगारी साहब, सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है, सायरा साहिबा की तरफ जाने से पहले मैं आपका शॉर्ट कमेंट इस पर भी चाहूँगी कि सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है कि जी जो नून लीग है उसकी उसको शायद IPP का सहारा है, जैसे सायरा साहिबा ने भी कहा, तो पीपल्स पार्टी को नून लीग के सहारे की ज़रूरत है। पंजाब में अगर बात की जाए सीट एडजस्टमेंट आपको करती दिखाई देती है पीपल्स पार्टी, उसके बगैर आपको लगता है कि सीट्स निकाली जा सकेंगी? कितना बड़ा चैलेंज होगा ये पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की ना तो सीट एडजस्टमेंट होगी, ना इनका इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, ना एक दूसरे के खिलाफ बड़े सॉफ्ट होकर लड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जो है वो बड़े हालात तो ये बताते हैं साथ होंगे। ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे होंगे। अब जो दीगर मुखालफिन कर सकते थे वो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगाएंगी और एक दूसरे के बारे में बातें भी करेंगी और एक दूसरे के खिलाफ कंपेन भी करेंगी, एक दूसरे की सीटें लेने की कोशिश भी करेंगी। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ लूज किया है 90 के इलेक्शन में, और उसके बाद के इलेक्शन बहुत से ऐसे हुए हैं पीपल्स पार्टी लूज करती रही है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी एक जमकर मुकाबला करेगी सराइकी बेल्ट में, उसके लिए बहुत स्पेस मौजूद है और सेंट्रल पंजाब की तरफ भी वो जाएंगी, क्योंकि पुठवार से तो राजा परवेज अशरफ और वो सदर भी रहे हैं उनके सेंट्रल पंजाब के, तो वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पार्टी के तौर पर इंटैक्ट रहकर अलग इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ सीट एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है सायरा साहिबा, ठीक है सायरा भानु साहिबा, जिस तरह लगारी साहब ने कहा, मैं उसको ज़रा समअप करती हूँ कि जी ये भी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ये भी करेंगे, कैंपेन भी करेंगे खुलकर, लेकिन एक साल पहले एक पेज पर थे, क्या कहेंगी? हाँ, तो वो देखिए ना, एक पेज पे तो हर दौर में कोई ना कोई रहता है, फिर पता नहीं वो पेज क्या हो जाता है कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो वो उसी पे कश्ती बनाकर हम लोग चला लेते हैं। तो यही होगा, उसके बाद इनके पास इनका और क्या बयानिया होगा? यही बयानिया होगा कि अगर ये ना होते तो जब बारिश होती है तो आवाम इन सियासतदानों को, अवामी नुमाइंदों को ढूंढती रह जाती है कि बारिश है, बराने रहमत हमारे लिए ज़हमत बन गया। जी, तो वो ऐसे नहीं, हमारे सिंध में तो कश्ती में घूमते हुए वो याद करते हैं कि ये देखें, ये तो वो मिलान है, इटली है, वेनिस है, और वो बताते हैं कि ये देखें बिल्कुल वो उसी की तरह का नज़ारा है। फिर हमारे वुज़रा लोगों को, गरीबों को कहते हैं कि ये तुम लोगों के गुनाहों की सज़ा है। तो इस तरह के बयानात आते हैं, लेकिन यही करेंगे। ज़ाहिर है अब आपस में शेर व शकर होकर तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई बयानिया तो बनाना पड़ेगा। लेकिन सही कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब की तरफ पीपल्स पार्टी का है, और उन्होंने अभी मुझे जरी मेरी बात होती रहती है, वो कह रहे हैं हमने नॉर्थ पंजाब की तरफ से भी काफ़ी हम लोगों ने मतलब काम किया है, और जैसे PTI के भी 2-3 आगे थे, डॉक्टर हैदर वगैरह, तरकई फैमिली, उनमें भी फूट है। तो देखिए क्या होते हैं आगे, खुदा जाने। वही तो मैं कह रही हूँ कि सब कुछ चाहिए अभी इक़्तिदार की, वो मसनद पे बैठने के लिए। क्या वो होगा? आवाम के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसके लिए? ठीक है। अच्छा लगारी साहब, ये मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहिए होगा, 30 सेकंड से। लगारी साहब, इक़्तिदार की तलाश तो सबको है, किस तरह इक़्तिदार की कुर्सी तक जाना है, किस तरह इक़्तिदार लेना है, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसके साथ माजी कैसा था, अब आज कैसा है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, किसके साथ माजी में हम एक साथ थे किसी मकसद के लिए, मुफाद के लिए, अब हमने उसके खिलाफ पूरी खुल के कैंपेन करनी है। लेकिन जो चैलेंज होगा आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए, मईशत के हवाले से बात कर लें, किसी भी तरह से बात कर लें, उसके लिए भी ये सियासतदान इतने ही सीरियस होंगे जितना इक़्तिदार की तलाश के लिए सीरियस दिखाई देते हैं अभी? मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको संजीदगी से काम करना होगा, और उसे संजीदगी से काम करेंगी, जो भी आए, PMLN है या पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात है। अब किसी के पास गलती का ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई गलती नहीं कर सकता है, ना कोई गुंजाइश है इसके के कोई गलती करता फिरे। एक तो ये है कि पाकिस्तान को मिस हैंडल किया गया, पाकिस्तान को जो इक़्तिदार का जिस तरह से एक ख़ास माहौल बनाकर एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास शख्स को लाया गया, और उसने जिस तरह से स्टेट के साथ मजाक उड़ाया, स्टेट को जो है उसने अंडरमाइन किया है, उसके बाद तो आप लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और लोगों को डिलीवर करके देना होगा। देखिए इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल संगीन हो चुके हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है,
महंगाई है और ठीक लोगों का है, जो भी आए उसके लिए चैलेंज होगा कि इन मसाइल को हल करना है और अवाम यही एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सायरा बानो साहिबा, नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद मेरे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब। वेलकम बैक नाजरीन। ये मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुंतखब अरकान का पहला इजलास था जो 1 घंटे भी नहीं चल सका। और पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ने आपने देखा कि एक दूसरे की मुखालफत में कह लें कि ज़मीन आसमान एक कर दिए। हंगामा आराई फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर असद अमान की तकरीर के दौरान शुरू हुई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पहले इजलास में ही खिलाफ वर्जी। मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले कि वक्त बताएगा कि कौन माहौल को ख़राब कर रहा है। अच्छा, सवाल तो ये भी है कि क्या ये मंजरनामा इलेक्शन के बाद खुदा न खास्ता कहीं सूबाई और फिर कौमी असम्बली में तो दिखाई नहीं देगा। वैसे क्या बात है, अरकान की खरीदो फरोख से लेकर एक दूसरे पर की हमले हमारी सियासत का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। अफसोस के साथ कह रही हूँ ये सब। और आज ऐवान में MQ पाकिस्तान नहीं थी जिसने मरदमशुमारी और मुबैना तौर पर जानिबदाराना तर्ज अमल को लेकर बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। अब MQM एक बार फिर नई मरदमशुमारी को इलेक्शन के लिए नागुज़ीर करार दे रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और सबसे अच्छा तारुफ मुझे इनका ये लगता है कि ये मेयर कराची भी रहे हैं और लोग पसंद करते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब को। अगर मैं मेरिट पे बात करूं, मुस्तफ़ा साहब आप खुद मेयर कराची रहे हैं, इस शहर को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये जो वीडियो थी इस हवाले से ज़रा अपना कमेंट भी दीजिएगा कि ये अगर इब्तिदा है मुस्तफ़ा साहब, पहला सवाल तो जहन में ये आता है, तो फिर अंजाम क्या होगा? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे वीडियो नज़र नहीं आई, मैंने देखा नहीं, मैं तो कैमरे के आगे हूँ, मुझे नहीं पता टीवी पे क्या चल रहा है। दूसरी बात ये तो पता चला कि जो पहला इजलास था, मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे ये हंगामा आराई हो गई, कराची के मुंतखब अरकान का पहला इजलास था और हंगामा आराई की नज़र हो गया। जी बिल्कुल, और वो इसलिए कि डेफिनेटली ये लोग जो कि सो कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत कर आए हैं, आप अगर इनकी परसेंटेज वोटों की निकालें तो 6-7% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा। और 3 दिनों तक जो है वो ये टीवी के कैमरों ने ये दिखाया है कि रोड पर रख कर जो है वो मोहरें लगाई जा रही थी। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स जो है वो रोडों पर लाकर, चौकों पर लाकर और मोहर लगा रहे थे। और अंदरूनी सिंध जो इंतखाबात हुए उसमें दिखाया कि डाकू आए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और डब्बों को और पोलिंग एजेंट्स को सबको ले गए साथ, और शाम में वो छोड़ गए और पीपल्स पार्टी जीत गई। और हमने बॉयकॉट इसलिए किया था कि मरदमशुमारी पे नहीं, हमने बॉयकॉट इसलिए किया था कि हमने ये हुकूमत को बताया कि आपने शहर के 70 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी हैं। कहीं पर आपने 16,000 वोटों पर एक यूनियन काउंसिल बनाए हैं और कहीं पर आप 90,000 वोटों पर एक यूनियन काउंसिल बना रहे हैं। तो इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारी 70 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को 53 क्लेम में माना कि भाई 53 यूनियन काउंसिल्स आपकी हम मानते हैं। और उसके लिए उन्होंने सेक्शन 10(1) जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के बाद इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दिया कि आप 30 दिन इलेक्शंस और डिले कर दें, हम ये 53 नई यूनियन काउंसिल्स ऐड करके हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। 53 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर एक पूरा शहर बनता है। इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी। हम अगर इलेक्शन में जाते तो ये 53 यूनियन काउंसिल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से ये 53 यूनियन काउंसिल्स इस इलेक्शन के बाद दोबारा ऐड हुई हैं और कराची में अब 299 यूनियन काउंसिल्स हैं 246 के बजाय। तो अब जो लोग आए हैं डेफिनेटली उनके पास जो रियल मैंडेट नहीं है। 6% वोटिंग टर्नआउट है, उस पर अगर कोई आकर जो मेयर बन गया है या ओपोजिशन लीडर बन गया है लोकल गवर्नमेंट का, तो ये तो कोई उनके पास मैंडेट ही नहीं है। तो उन्होंने यही करना जो ही कर रहे हैं। हमें इनसे कोई इससे ज़्यादा कोई और तवक्को नहीं है हमें इसके अलावा इनसे। ठीक है। अच्छा, 2018 में भी आपने इस किस्म की बातें की थी और आपने 2018 के इंतखाब में मुझे याद है कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि जी PTI को सीटें दी गई हैं। अब अगर आगे जाके भी ऐसा होता है, शफाफियत के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ, सीधी कि इंतखाबात की शफाफियत पर फिर सवालात खड़े हो जाते हैं और सियासतदान आकर बताते हैं कि जी ये शफाफ इंतखाबात नहीं है, ये धांधली हो गई है। शफाफियत पे कैसे ट्रस्ट करे अवाम?
देखिए 2018 में तो हम क्या बताते थे, पीटीआई खुद बताती थी कि वो कैसे जीत कर आए, रात को जाकर सो गए थे और सुबह उनको जो है उठाकर कहा गया कि भाई उठ जाओ तुम जीत गए हो। तो वो तो अब 4 सालों के बाद और अब तक सारा पाकिस्तान सबको पता है, और वो जीतने वालों को भी पता है और हारने वालों को भी पता है, हाराएगा जिनको उनको भी पता है। तो इसमें तो कोई नई बात या किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, वो तो जीतने वाले खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ऐसे ही जिताया गया था। दूसरी बात यह कि भाई शफाफियत की जहाँ तक बात है, जब शफाफियत नज़र आएगी, उसके कंडक्ट्स ठीक होंगे तो हम भी कहेंगे भाई शफाफ इलेक्शन हुए। लेकिन अगर ये नहीं हुए और उसकी कंडक्ट्स ठीक नहीं हुए, एक प्री पोल रेगिंग है जहाँ पर आपके वोटर लिस्टों से नाम गायब किए जा रहे हैं, आपके वोटर लिस्टों वोट को जिस एड्रेस पे आपका वोट है उस एड्रेस से उठाकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होती हैं तो नस्ली बुनियादों पर, ज़ुबान की बुनियादों पर हल्के बनाए जा रहे हैं, उसकी काट पीट की जा रही है। ये सब कुछ इलेक्शन से पहले हो रहा है और होता रहा है और अभी भी हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर हम उसको शफाफ इलेक्शन नहीं कहेंगे। और अगर आप मरदमशुमारी के बगैर, नई मरदमशुमारी को माने बगैर अगर आप पुरानी मरदमशुमारी पे करेंगे और अब लोग और इस सबको रोकना किसने है, तो ये तो शफाफ इलेक्शन नहीं कहलाएगा ना। फिर डेफिनेटली हुकूमत वक्त ने और जो लोग इस वक्त जो है वो जिम्मेदारियों पर है उन्होंने रोकना है, और उनसे बात हो रही है, उनसे उनको कन्विंस किया जा रहा है और वो रुक भी रही हैं। हुकूमत वक्त अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेती है। 7 अप्रैल को आपने देखा होगा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, अगली हुकूमत जब आएगी तो देखा जाएगा। यहाँ पे इतनी जमातों ने मिलकर हुकूमत बना ली मुस्तफ़ा साहब, लेकिन अफसोस के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। देखिए ऐसा है कि हमने तो अपनी जद्दोजहद से कुछ माइलस्टोन्स जो हैं वो तय किए हैं, और वो उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में मरदमशुमारी है। मरदमशुमारी की अगर आपको मैं डेट बताऊं, 7 अप्रैल, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, 7 अप्रैल के अखबारात को उठाकर देखें तो ये ख़बर आ गई कि सिंध की मरदमशुमारी 98% कंप्लीट हो गई है, और 98% मरदमशुमारी कंप्लीट होने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो कराची की आबादी 1,35,00,000 गिनी गई, पिछली मरदमशुमारी से भी कम। उस वक्त से लेकर और उससे पहले से लेकर, चूंकि एमक्यूएम इसको फॉलो कर रही थी, इसका पीछा कर रही थी, हमने सबूत और शवाहिद जमा किए, डेट्स बढ़ी, और जब ये इलेक्शन के ये मरदमशुमारी की डेट्स जब कंप्लीट हुई हैं, एंड हुआ है, तो 56 लाख नए लोगों का इजाफा हुआ है उस 1,35,00,000 में। 56 लाख लोगों के बगैर गिने आप मरदमशुमारी को कंप्लीट कर रहे थे, और अब अभी भी इसका ऑडिट होना बाकी है, जिसमें और भी एनोमलीज जो हैं उसको सही होना बाकी है। तो ये वो इस वजह से हो पाया कि हमने उसको परसू किया, वज़ीर आज़म से मीटिंग्स की, वज़ीरों से मीटिंग्स की, उनके ज़रिए जो सेंसस का डिपार्टमेंट है उसको कन्विंस किया, और जब जाकर ये डेट्स बढ़ी हैं, एनोमलीज निकली हैं, 56 लाख लोग जो कि एक शहर के बराबर होते हैं उनका इजाफा किया गया। तो हम इसको अपनी कामयाबी कहते हैं। 75 सालों में मरदमशुमारी पे एक आदमी भी ड्यूरिंग मरदमशुमारी डेट अनाउंस होने के बाद नहीं बढ़ाए गए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये काम हुआ है, और हम समझते हैं कि ये हमारा कारनामा है। ठीक है, अच्छा, आपका बड़ा हरीफ इस बार आप किसको देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, पीटीआई को देख रहे हैं, जमात इस्लामी को देख रहे हैं? देखिए पीपल्स बड़ा हरीफ पता नहीं है नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की मखसूस जो है वो यहाँ पर नशिस्तें हैं, और वो 3 से 4 नशिस्तें जो हैं वो जिसके ऊपर वो मजबूत हैं, और रेस्ट ऑफ द सिटी तो जो है वो हमेशा तो देखें 2013 के इंतखाबात अगर आप उठाकर देखें तो 21 सीटों में से एमक्यूएम ने 17 सीटें जीती थी, और हम इंशाअल्लाह ताला 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला वापस जाएंगे, क्योंकि देखें पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया। आज पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन जो है वो कुछ भी नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी डिलीवर नहीं किया, इस शहर के लोग उससे नाराज़ हैं, और जमात इस्लामी का मैं नहीं समझता कि जो है वो कोई एक हल्का कोई एक एनए जीत सकती है जमात इस्लामी। और अभी आप अगर उनकी लोकल गवर्नमेंट के भी वोट्स निकाल कर देख लें तो 2015 में जब कराची की आबादी 98 लाख थी तो उनके 2.5 लाख वोट थे। आज कराची की आबादी जब इलेक्शंस हुए हैं 2023 में तो 1,70,00,000 थी, 60 लाख, और उनके वोट 4.25 लाख ही हैं। एमक्यूएम के 11,78,000 वोट थे, और ये सारी तीनों पार्टीज के मिलाकर भी 11 लाख वोट नहीं बनते, तो उनका वोट बैंक नहीं बढ़ा, उतने ही वोट, अरबों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के बावजूद वोट नहीं बढ़ा उनका।
अच्छा मुस्तफ़ा साहब, जैसे आपने बड़ी मेरिट पर बोला, आपने मेरिट पे कहा होगा यकीनी तौर पे कि पीटीआई ने भी डिलीवर नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी डिलीवर नहीं किया, लोगों को शिकायतें जमातों से, तो ज़रा मेरिट पे बताइएगा। मुझे पता है ज़रा मुश्किल होता है अपनी गलतियाँ भी मानना, और फिर ज़ाहिर बात है अपनी गलती मानी जाती, फ्लॉस को फिक्स किया जाता है तो आगे फिर जाया जाता है नए इरादों के साथ। MQM से भी लोग नाराज़ हैं, नाला हैं, आपको क्या वजह समझ आती है? मुझे याद है कि जब MQM के मेयर थे, आप जब मेयर थे, मेरे ख्याल से आपने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, लेकिन मुझे वसीम अख्तर साहब बड़ा याद आ रहे हैं कि बड़ी लाचारी और बेबसी के साथ आते थे, टीवी पे बात करते थे कि जी फंड्स नहीं है, ये नहीं है, मसाइल का हल नहीं है। तो मसाइल के हल के लिए तो लोग मेयर को देख रहे होते, तो मेयर आके कहते मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ। तो MQM ने मायूस नहीं किया आवाम को कराची की? देखें, यकीनन कुछ लोग जो है वो MQM से भी नाराज़ होंगे, लेकिन MQM से अच्छा काम करके MQM को रिप्लेस कर देती ना पार्टियां। यहाँ पर 15 सालों तक जो से हुकूमत है, 15,000 अरब रुपए आ चुके हैं सिंध के लोगों के नाम पर। 15,000 अरब सिंध की हुकूमत है पूरी। भाई ये जो आज मेयर हैं, ये इससे पहले 2 सालों तक एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इन्होंने क्या तीर चला लिया यहाँ पर कि अब ये मेयर बन के भाई क्या सारी जिनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो वो शहर में कुछ ना कर सके, ये तो फिर उस और फिर पूरे सिंध में कुछ ना कर सके। पीपल्स पार्टी के पास, PTI के पास 4 सालों तक ना कोई अपोजिशन थी, ना कोई पूछने वाला था, हर आदमी हर इदारा उनके साथ था, कुछ कर देते, रिप्लेस कर देते। बिल्कुल बुरी होगी MQM, लेकिन इन तमाम पार्टीज़ में लेसर इवल है। आखिरी जो काम हुआ है, आखिरी दफ़ा जो काम हुआ है और जितना भी काम हुआ है शहर में, वो MQM के दौर में और MQM के हाथों ही हुआ है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है, हमने भी अपनी गलतियों को बहुत जो है वो कम की हैं, ख़त्म अगर नहीं कर सके होंगे। आज अगर कोई होप है, आज अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो MQM ही है, और इसी वजह से हम पॉलिटिकली ज़िंदा हैं। वरना अपने कामों से लोग रिप्लेस कर देते, ये पार्टी ख़त्म हो जाती, लोग दूसरी पार्टीज़ में हम जम हो जाते। नहीं कर सका कोई कामों से हमें रिप्लेस। अच्छा, एक और सवाल बड़ा उठाया जाता है मुस्तफ़ा साहब के MQM हमेशा गवर्नमेंट का हिस्सा रहती है, कोलिशन में रहती है, लेकिन अपने मुतालिबात मनवाने में ना फेल हो जाती है, इसकी क्या वजह है? नहीं, आपको मैंने अभी मिसाल दी है सेंसस की। हमने 56 लाख लोग ऐड कराएं, कोई छोटी बात है, और अभी भी हम इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी इसका ऑडिट होना बाकी है, वो प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही कह सकें कि चलिए आगे चलते हैं। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, चलिए हम आगे की बात करते हैं। आपने एक बात बड़ी अच्छी की अभी से पिछले जवाब में, आपने कहा कि जी हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है और गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे बेहतरी हो। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप मेयर कराची रह चुके हैं, अभी भी आप कराची के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, और कराची में अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए आगे, तो आप एक ऐसा कौन सा काम करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, तरजीही बुनियादों पे, कि आप कहें कि उस काम से कराची शहर की किस्मत बदल जाए? सबसे पहले तो हराम खाना जो है वो बंद हो जाएगा डिपार्टमेंट्स में, या कम हो जाएगा, और लीकेजेस ख़त्म हो जाएंगी। पानी जो हमें हमारा पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी, अरबों रुपए का पानी जो है वो, सैकड़ों अरब रुपए का पानी आप जो है वो साल में बेचते हैं। ये पानी जो है वो हाइड्रेंट्स बंद हो गए थे। और अगर आपने और पहले और दूसरी बात की है तो ये वो चीज़ें कि जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी सफाई के पैसे हैं, और जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, वो सब अपनी ड्यूटी पे आना शुरू हो जाएंगे। अभी नए इख्तियारात की बात नहीं कर रहे, अभी जो इख्तियारात हैं, जो पैसे हैं, उसमें जो रिश्वत ली जा रही है, जो हराम खाया जा रहा है, मुस्तफ़ा कमाल का दौर गवाह है। और मुस्तफ़ा कमाल से अगर आप ये पूछ रही तो मुझे पता है कि आज 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए मेरे अपने हाथों से मेरे टेन्योर में खर्च हुए, और मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपये भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आज 13 साल हो गए मुझे उस जगह को छोड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ। ये हमारा किरदार है। तो अगर आप खुद हराम ना खाएं तो आपका सबऑर्डिनेट और आपके डिपार्टमेंट के लोग, वो फिर अगर कोई चोरी करेंगे तो छुप कर करेंगे, और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। वो फिर जब पकड़े जाते हैं तो वो भी फारिग होते हैं, लेकिन फिर डकैती नहीं होती। डकैती जी एग्जैक्टली। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो टॉप के लोग हैं उनकी वजह से उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि नीचे सब कुछ चल रहा होता है, वो अच्छे ट्रेंड सेटर नहीं बन पा रहे होते। जी ऐसे ही चल रहा था ना पहले, यही लोग थे, यही डिपार्टमेंट था।
यही अफसरान थे, यही वर्कर थे, ये रात के 2 बजे जो है वो काम करते हुए नज़र आते थे ना। ये शहर जो है उस वक्त धुलता था ना, शहर में सफाई होती थी ना, वहाँ पार्क्स बनते थे, लाइटें जलती थी, मेंटेनेंस का काम होता था। तो ये शहर उस वक्त दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में इन्हीं एम्प्लॉयज़ ने, इन्हीं अफसरान ने ही लेकर गए थे ना। आज ये दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में बदतरीन रहने की जगह दुनिया में 4 जगहों में से एक कराची करार दी गई है वर्ल्ड रैंकिंग में। मेरे ज़माने में दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में इसका शुमार हो गया। तो कहाँ से कहाँ आ गए हम इन 13 सालों में? तो ये फ़र्क है, यही लोग काम करते थे, लीडरशिप इनकी डिफरेंट थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को 1 रुपये भी हराम उनके नवाला उनके मुंह में नहीं डाला है। ठीक है, आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्तफ़ा साहब MQM को कहाँ देखते हैं, और आपका लास्ट कमेंट भी अगर आप कुछ कहना चाहें, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस आएंगे। 2018 का एडवेंचरिज्म जो है वो पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है और ये तजुर्बा नाकाम हो गया है। कराची के लोग और इस दौरान कोई डिलीवर नहीं कर सका, अपने कामों से हमें रिप्लेस नहीं कर सका। ये MQM ही इंशाअल्लाह ताला इस कराची को दोबारा बनाएगी और कराची के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को नई जला बख्शेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस आएंगे जिसमें 21 सीटों में से 17 सीटें MQM पाकिस्तान की थी। ठीक है जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ नाज़रीन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।